ओके एवरीवन रिपीट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या फीचर्स देखे थे अपन ने? ऐसे बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन क्या हर एक सेलर का मार्केट शेयर होता है? हाँ, हर एक सेलर का छोटा मार्केट शेयर होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपटीशन मार्केट एज वेल एज मोनोपोली। ठीक है, फिर मेरे को बताओ कैसी एंट्री एग्जिट होती है इस मार्केट में? देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ठीक है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट की वजह से लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, इन दिस काइंड ऑफ मार्केट इसमें नॉर्मल प्रॉफिट है, मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, अच्छा इस मार्केट में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी या प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगी? इस मार्केट में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी या प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा? मार्जिनल कॉस्ट कम होगी और प्राइस ज्यादा होगी। एम आई क्लियर? प्राइस इज गोइंग टू बी हायर देन मार्जिनल कॉस्ट इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट। बताएं यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं? यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं एंड दैट इज व्हाई ईपी वुड बी ईपी ईपी वुड बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, ईपी ग्रेटर देन वन होगा और डिमांड कर्व कैसे बनेगा? फ्लैटर। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर ग्राफ। बताओ यहाँ पे प्राइस के बेसिस पर झगड़ती है या नहीं फर्म्स? नहीं, देयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन। तो व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस मार्केट? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप अपने प्रोडक्ट को बाकी सबसे अलग बताना चाहते हो। दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फिर अपन ने ये तीनों ग्राफ्स देख लिए थे। नॉर्मल प्रॉफिट वाला लॉन्ग रन का ग्राफ था, ये भी हो चुका था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। बताओ क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे फर्म्स काम करती है? नहीं करती है। अरे हाँ। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट फॉर्म ऑफ मार्केट, दैट इज ओलिगोपोली। क्या है? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत ही कम सेलर्स हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू बिग सेलर्स। थोड़े से सेलर्स है लेकिन हर एक सेलर का कैसा मार्केट शेयर है? बड़ा बड़ा मार्केट शेयर। दे हैव गॉट अ बिग मार्केट शेयर। ऐसे मार्केट को बोला जाता है क्या? ओलिगोपोली। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे फ्री सेलर्स, सॉरी फ्यू सेलर्स है, तो जनरली 2 से 10 सेलर तक अगर होते हैं तो उसे बोला जाता है ओलिगोपोली का मार्केट। तो मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसा कौन से मार्केट में? करेक्ट। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री। कोल्ड ड्रिंक में एरेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें पेप्सी कोका द बिग सेलर्स इन द मार्केट। डिफेंस इक्विपमेंट्स, ओके। एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स भी कमी है। और इंटरनेट प्रोवाइडर्स। अरे राइट, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे लोग के हाथ में। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। These are a few industries, your mobile companies, even your automobile companies. डिस्ट्रीब्यूटर्स ढेर सारे हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत ही कम ब्रांड्स हैं। राइट, ये सारे मार्केट ओलिगोपोली का पार्ट माने जाते हैं। किसने डिफाइन किया था ओलिगोपोली को? प्रोफेसर स्टिगलर। प्रोफेसर स्टिगलर डिफाइंड ओलिगोपोली। अब एक और चीज तुमसे पूछ सकते हैं, गेम थ्योरी।
1944 में आई थी। कौन सी थ्योरी? गेम थ्योरी। दिस थ्योरी इज अबाउट मेनली टू कॉम्बैट योर राइवल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर है ये। और सिमिलरली एक बिजनेस में आपको क्या सेल करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, मतलब इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिकली डिफाइनिंग कि आपको करना क्या चाहिए। दैट इज गेम थ्योरी। एंड गेम थ्योरी जो है दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय बेटा एमटीपी में दिया हुआ है ये। एमटीपी में आ चुका है ये। वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेनटन। वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेनटन 1944 में द प्रोपाउंडेड गेम थ्योरी, जिसमें उन लोगों ने क्या बताया अबाउट हाउ टू कॉम्बैट योर राइवल्स। ठीक है, इट्स मेनली रिलेटेड टू मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन बिजनेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो बाय स्ट्रैटेजिकली डिफाइनिंग कि आप अपने राइवल्स से कैसे जीतते हैं। एम आई क्लियर? याद रखना है, एमटीपी में पूछा गया। क्लियर? बताएं ओलिगोपोली में कितने सेलर्स होते हैं? फ्यू सेलर्स, जनरली कितने से कितने तक? दो सेलर। अगर मतलब बाई चांस कोई मार्केट में 15 सेलर्स हो गए तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी ओलिगोपोली का पार्ट नहीं रहा, तो उससे ज्यादा हो गए ना। ऐसा नहीं होता है। फ्यू सेलर्स है ना आगे, और हर एक सेलर का बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है। या कि यानी कि वो कौन सी इंडस्ट्री या मार्केट है? ओलिगोपोली। हमें क्लियर? और गेम थ्योरी किसने प्रोफाइल की है? वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गन टर्न। ठीक है, कब? 1944 में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पे। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहली कैटेगरी परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। बताएं, परफेक्ट ओलिगोपोली या प्योर ओलिगोपोली क्या होती है? जहां पे कैसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं? होमोजीनस। कैसे प्रोडक्ट्स हैं? होमोजेनस, डिट्टो से। बेटा एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, फार्मा है, ये सब चीजें ऐसी है जहाँ पे एब्सोल्युटली सेम प्रोडक्ट होता है। मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि एक्स कंपनी की दवाई और वाई कंपनी की दवाई में कोई फॉर्मूले में अंतर आ रहा है, ऐसा नहीं है। इट विल बी सेम, राइट? दीज आर होमोजेनस फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली। लेकिन अगर आपकी ओलिगोपोली कैसे प्रोडक्ट्स बेच रही है? डिफरेंशिएटेड, तो उसे डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट या इम्प्योर ओलिगोपोली भी बोला जाता है। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री में हर कंपनी कुछ नए फीचर्स ऐड करेगी। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, डिट्टो सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे लोग। एम आई क्लियर? दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ ओलिगोपोली। परफेक्ट इम्परफेक्ट, जिसे एक और नाम से क्या बोलते हैं? जिसे एक और नाम से क्या बोलते हैं? प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, या फिर इम्प्योर को डिफरेंशिएटेड भी बोल सकते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ ओलिगोपोली, दूसरी कैटेगरी होती है ओपन एंड क्लोज। ये तुमको पता है, 8वीं कक्षा का ज्ञान है ये। ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। मतलब जिसमें आप दूसरों लोगों को एंट्री नहीं देते हो, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। ओपन मतलब आप घुसने दे रहे हो बाकी लोगों को भी। मतलब अगर ऐसा मार्केट है जहां पे रेस्ट्रिक्शंस है, एंट्री पे रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो कौन सा है? These are known as closed oligopoly market। और ओपन क्या है? जिसमें फ्रीडम है टू एंट्री। तुम बताओ यार, रियल लाइफ में जनरली प्रैक्टिकली कौन सी देखने को मिलती है? क्लोज्ड। इतना ही आसान होता ना घुसना इस मार्केट में, बहुत सारे सेलर्स हो जाते हैं।
फ्यू सेलर्स नहीं रहते फिर। Am I clear? ठीक है, तो प्रैक्टिकली यू जनरली एक्सपीरियंस अ क्लोज ओलिगोपोली जहां पे रेस्ट्रिक्शंस है एंट्री पे। ऑटोमोबाइल मार्केट में भी घुसना चाहते हो, फाइनेंशियल गुडविल, देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन, पेटेंट के रेस्ट्रिक्शन, राइट और नॉट? ठीक है। थर्ड, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए वैसे, चलो, नाम से मतलब गेस करो। collusive and non-collusive oligopoly. collusive and non-collusive, बेटा जिसमें कंपटीशन है। नॉन कल्यूसिव, कल्यूसिव मतलब जो कल्यूड कर रही है, जो मिलजुल के डिसीजन लेती है। तो नॉन कल्यूसिव वो होती है बेटा जो चाहती है कि भाई हम तो कंपटीशन से ही मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। इट वांट्स अ हायर कंपटीशन, इट बिलीव्स इन कंपटीशन। ओके। लेकिन कल्यूसिव वाले बोलते हैं अपन काहे को आपस में लड़े, कंपटीशन नहीं करना है अपने को, अपन तो मिलजुल के अपना प्राइस आउटपुट डिसाइड कर लेंगे एंड सब मिलके कमाएंगे। दैट इज अ कल्यूसिव ओलिगोपोली का सेटअप। ठीक है ना? हम्म। ओपेक, ओपेक is a very good example of collusive oligopoly. ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स हैं और ये मिलजुल के बेचते हैं ऑयल वर्ल्ड लेवल पे। ओपेक का क्वेश्चन 7-8 बार आ गया एग्जाम में। ओपेक किसका एग्जाम्पल है? इन लोगों ने टाइप ऑफ ओलिगोपोली भी नहीं पूछा, इन लोगों ने बस इतना पूछा ओपेक किसका एग्जाम्पल है। पीसीएम, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। करेक्ट आंसर वुड बी ओलिगोपोली। ठीक है। अब आइडियली दे हैव फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ कार्टेल, आई से वर्ल्ड लेवल पे। ओके। मतलब कार्टेल ही बना लिया ना इनने। इनकी मोनोपोली थोड़ी ना थी, एक ही सेलर थोड़ी ना था वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन इन सब लोगों ने क्या किया कि भाई सब मिलके बेचेंगे, तो सबको मुनाफा हो रहा है। अल्टीमेटली इट इज अ कार्टेल जो वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो आप इसे लीगल मानते नहीं हो, लेकिन आपको वर्ल्ड लेवल पे एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एम आई क्लियर? हम्म। कमिंग ऑन टू फोर्थ, फुल एंड पार्शियल ओलिगोपोली। फुल एंड पार्शियल, बेटा ऐसा ओलिगोपोली का मार्केट जहां पे एक मार्केट लीडर इमर्ज हो गया है। एक मार्केट लीडर है और उसके हिसाब से बाकी सब छोटी छोटी फर्म्स, फॉलोअर्स जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। तो ये है पार्शियल। और फुल ओलिगोपोली क्या है? जहां पे देयर इज नो मार्केट लीडर, कोई मार्केट लीडर इमर्ज नहीं हुआ है इस मार्केट में। ऐसे ओलिगोपोली के मार्केट को बोलते हैं फुल ओलिगोपोली, जो नॉर्मली होती है। 5वें पे आते हैं, फिफ्थ कैटेगरी, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। बच्चा इसका मीनिंग तुम पढ़ के मुझे अंतर बता रहे हो। एक ऐसी ओलिगोपोली जहां पे सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू सेलिंग हो रही है, वो है सिंडिकेटेड। और एक ऐसा ओलिगोपोली जहां पे प्राइस आउटपुट सब मिलके डिसाइड हो रहा है। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन प्रॉपर प्राइस आउटपुट सेटअप, वो ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली है। अंतर क्या है फिर? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है इसमें। वो किसमें होएगा? सेंटर। let me tell you now. Listen, सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू सेलिंग हो रहा है। इफ यू सी द मीनिंग प्रॉपरली, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेलिंग होता है थ्रू सेंट्रल सिंडिकेट।
ठीक है। लोटस देखा है, लोटस? ओके। वॉलमार्ट, बिग बाजार, ये सब क्या है? एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पे बहुत सारे ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट रखते हैं बेचने को, और सब एक साथ एक ही जगह से सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें क्या लगता है, सैमसंग और सोनी अगर एक ही रूफ के अंदर बेच भी रहे हैं वहां पे, तो क्या वो प्राइस आउटपुट मिलजुल कर डिसाइड कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ एक सेंट्रल जगह से बेच रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से वो बेच रहे हैं, लेकिन वो अपना प्राइस, पॉलिसी, आउटपुट सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली वो है जहां पे सेंट्रल सिंडिकेट, एक आउटलेट, सेंट्रल आउटलेट के थ्रू सेलिंग हो रहा है, लेकिन कोई भी फर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ठीक है। लेकिन वही ऑर्गेनाइज कैसे हो गई? ऑर्गेनाइज इज क्लोज टू कोल्यूसिव, प्राइस, आउटपुट सब मिलजुल कर डिसाइड कर रहे हो आप। ठीक है। दैट इज मोर ऑफ अ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। सेंट्रल सिंडिकेट में तो बस एक सेंट्रल जगह से सेलिंग होगी, बस। ओके। अब मैं मीनिंग बता रही हूँ, मेरे को बताना है कौन सा टाइप का ओलिगोपोली है। जहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट है, परफेक्ट या प्योर, जहाँ पे फ्रीडम एंट्री का, ओपन, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, क्लोज, जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, इम्परफेक्ट या इम्प्योर, जहाँ पे एक मार्केट लीडर इमर्ज हो गया, पार्शियल, जहाँ पे कंपटीशन में बिलीव कर रहे हैं, नॉन कोल्यूसिव। ठीक है। जहां पर सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू सेलिंग होता है, सिंडिकेटेड, प्राइस आउटपुट मिलजुल के डिसाइड किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड, कोई मार्केट लीडर नहीं है यार, दैट इज फुल ओलिगोपोली। एम आई क्लियर विद दिस? जहाँ पे कंपटीशन नहीं करना चाहती फर्म्स, कोल्यूसिव। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर कोल्यूसिव और सिंडिकेटेड में क्या, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसमें कोल्यूशन में ना, पता है, स्पेसिफिक तो मीनिंग ही आएगा कि जहां पर कंपटीशन अवॉइड कर रहे हैं लोग, ये लोग बिल्कुल बुक की लैंग्वेज पे जाते हैं। ये तो मैं तुमको बता रही हूँ कि दीज बोथ आर सिमिलर, लेकिन वो जो बुक में लिखा है ना, उसी से मीनिंग पूछा जाएगा। ओके। जहाँ पे प्राइस आउटपुट मिलजुल के डिसाइड हो रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइज, और जहाँ पे कंपटीशन में बिलीव नहीं कर रहे, दैट इज कोल्यूसिव। ओके। दे विल गो बाय वर्ड्स, दैट इज इट, राइट? ओके, कमिंग ऑन टू फीचर्स। कैसा होता है ओलिगोपोली का मार्केट? समझो यार, इतने से सेलर्स है पूरे मार्केट में, जरा से सेलर्स, तो ये लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा झगड़ेंगे। There will be huge interdependence amongst the firms. Features are extremely important, क्योंकि तीन ही फीचर है और पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा वाले फीचर नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा फीचर है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि फर्म्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। मेरी फर्म क्या डिसीजन लेती है, उससे तुम्हारी फर्म के डिसीजन गाइड होंगे, और तुम्हारी फर्म क्या डिसीजन लेती है, उससे मेरी फर्म के डिसीजन गाइड होंगे। हम लोग इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं। इतने ज्यादा राइवलरी है अपन सबके बीच में कि, मतलब इफ वी ऑल आर ओलिगोपोली फर्म्स, वी विल बी अ बिग राइवल ऑफ ईच अदर। और राइवलरी इतनी ज्यादा है कि हर एक के मूव पे ध्यान रखा जाएगा कि यार ये क्या नया लेकर आने वाला है या लेकर आने वाली है। एम आई क्लियर? ओके। एंड दैट इज वाई आपको इनकर करनी पड़ती है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। बहुत ही ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ऑन एडवर्टाइजमेंट। बच्चा ध्यान रखें, ये फर्म्स भी आपस में प्राइस वॉर्स नहीं करती है। दे डोंट वांट टू फाइट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। क्यों ही झगड़ना है? दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी रुद्रांश? सबसे पहली चीज, अगर मैंने मेरे फर्म का प्राइस बढ़ा दिया,
बढ़ा दिया। तो तुम अगर मेरे राइवल्स हो, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो। बढ़ाया है ना, इसको बढ़ाने दो, इसके ही कस्टमर टूटेंगे। ठीक है, एंड यू आर सिटिंग क्वाइट, अपने को कुछ भी नहीं करना है। इसके कस्टमर्स घटेंगे, मार्केट शेयर घटेगा, अपने पास आएंगे। ओके, लेकिन अगर मैंने मेरा प्राइस कम कर दिया, तो अब तुम मुझे फॉलो कर लोगे। दोनों ही सिचुएशन डेंजरस है यार मेरे लिए तो। ना तो मैं मेरा प्राइस बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बढ़ाया तो मेरा ही मार्केट शेयर चला जाएगा। और मैं अगर कम करती हूँ तो तुम लोगों ने भी कम कर दिया। दोनों ही सिचुएशन में नुकसान है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि प्राइस के बेसिस पे झगड़ने में कोई फायदा नहीं है। दे डोंट फाइट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्योंकि जो भी फर्म झगड़ना चालू करेगी मतलब पूरा नुकसान इंडस्ट्री को ही होने वाला है। क्लियर है क्या? थर्ड, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। बेटा ग्रुप बिहेवियर का मतलब यही है, आपका ग्रुप कैसे बिहेव करने वाला है। मेरे प्राइस बढ़ाने पे यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो मी, मेरे प्राइस कम करने करने पे यू ऑल आर गोइंग टू फॉलो मी। ना दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब तुम समझ लो, यू नो एप्पल एंड ब्लैकबेरी, दे वर राइवल्स वंस। ठीक है, मतलब एप्पल के कंपटीशन में था फ्लैगशिप मोबाइल्स में ब्लैकबेरी भी। ठीक है, अब एप्पल बहुत आगे निकल गया वो बात अलग है, लेकिन दे मेड एन एड, इन लोगों ने एड रिलीज किया था क्या। एक छोटी सी बेरी है, उस पे हवा में उड़ता हुआ एप्पल आया और उसने वो बेरी को कुचल डाला। ठीक है, कुछ बोला नहीं, बस दिखाया। ओके, अब बेरी भी चुप तो नहीं रहेगी। ओके, देन दे ब्लैकबेरी वालों ने ऐड बनाया, एक ब्लैकबेरी है, एक एप्पल पर है, फुल स्पीड में आते हुए एप्पल को चीरते हुए निकल गई, बिना कुछ बोले हुए। इन लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ह्यूज लेवल ऑफ राइवलरी। एम आई क्लियर? ये लोग आपस में इतना झगड़ते हैं और एक दूसरे के मूव्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। व्हाट आर द थ्री फीचर्स? पहला, ह्यूज इंटरडिपेंडेंस। सेकंड, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या प्राइस के बेसिस पर झगड़ते हैं? नहीं झगड़ते, क्योंकि प्राइस बढ़ाओगे तो क्या, कॉम्पिटिटर्स फॉलो नहीं कर रहे। प्राइस कम करोगे तो बाकी लोग आपको फॉलो कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो सेंस फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तीसरा, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टाइप के मार्केट में। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। हेडिंग यही है क्या अगली? देखो यार, प्राइस और आउटपुट कैसे डिसाइड किया जाता है, इस पे अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग व्यू पॉइंट है। पहला ग्रुप है जो बोलता है ये सब बकवास बातें हैं यार कि इंटरडिपेंडेंस होता है, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है। हर फर्म अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करती है। बेटा अलग अलग इकोनॉमिक्स, अलग अलग व्यू पॉइंट्स, यू में अग्री, यू में डिसअग्री। ठीक है, पहला ग्रुप क्या बोलता है कि जनरली यार हर फर्म अपनी प्राइस और आउटपुट दोनों खुद ही डिसाइड करती है। एवरी फर्म डिसाइड्स प्राइस एंड आउटपुट ऑन देयर ओन। सेकंड ग्रुप बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता है कि जनरली प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं इंटरडिपेंडेंस के थ्रू। देयर इज अ लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ कोर्स। अब इसमें तीन इकोनॉमिक्स के नाम दिए हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, और इन्होंने क्या बोला है वो भी याद होना चाहिए। कॉनोट,
बर्ट्रैंड स्टैकलबर्ग। स्पेलिंग्स यही है ना? ठीक है। कॉनोट। सबसे पहले कॉनोट ने बोला आउटपुट मेन वेरिएबल होता है। क्या होता है? आउटपुट मेन वेरिएबल होता है प्राइस में। फिर बर्ट्रैंड ने बोला कि प्राइस मेन वेरिएबल होता है, आउटपुट नहीं। और स्टैकलबर्ग ने क्या बोला? एक मेन बड़ी फर्म होती है, लीडर फर्म, वो सब कुछ डिसाइड करती है। तो बाकी सब क्या करते हैं? फॉलोअर्स केवल उसे फॉलो करते हैं। बाकी सब केवल फॉलोअर्स हैं। दे आर गोइंग टू फॉलो दैट लीडर फर्म। एम आई क्लियर? ठीक है। बोले किसने बोला है प्राइस मेन है? बर्ट्रैंड। किसने बोला आउटपुट मेन है? कॉनोट। और किसने बोला एक लीडर फॉर्म होगी जो सब कुछ डिसाइड करके बताएगा, फॉलोअर्स बेचारे उसमें से ही सब फॉलो करने वाले? बर्ट्रैंड। नहीं, स्टैकलबर्ग। सॉरी। नहीं, प्राइस आउटपुट एक लीडर फॉर्म डिसाइड करती है और फॉलोअर्स छोटी छोटी जो फॉर्म्स होती है वो फॉलोअर्स रहती है। ये बोला है किसने? स्टैकलबर्ग ने। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा सेट ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरा वाला बोलता है कि भाई इस टाइप के मार्केट में जनरली जो बन जाते हैं वो है कार्टेल्स। इतना ज्यादा मिलजुल के सब कुछ कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग कार्टेल बना के ही काम करते हैं। क्या बना के काम कर रहे हैं? कार्टेल बना के काम कर रहे हैं। सब कुछ मिलके डिसाइड होगा, सब कुछ। समझिए क्या? पक्का? वापस से बोले। लीडर फर्म मतलब एक मेन फर्म होगी पूरी इंडस्ट्री में। वो सब कुछ डिसाइड करेंगे और बाकी बेचारी छोटी छोटी फ्रिंज फर्म्स होंगी। उसने जो डिसाइड किया है इन फर्म्स का काम तो केवल उसे फॉलो करना है। फिर बोलो। बताओ व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉलोइंग? पहला, इंटरडिपेंडेंस। सेकंड, सेलिंग कॉस्ट। थर्ड, ग्रुप बिहेवियर। फिर बताओ प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन तीन तरह से होता है, अलग अलग इकोनॉमिक्स, अलग अलग व्यू पॉइंट्स। पहला सेट क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस होता है। और तीसरा क्या बोल रहा है? या तो कांटे ही बन जाते हैं। मिलजुल के ही हो रहा है सब कुछ। ओके। आ, जो इंटरडिपेंडेंट वाला है, किसमें किसने बोला है कि प्राइस मेन फैक्टर होता है? बर्ट्रैंड। किसने बोला है आउटपुट मेन फैक्टर होता है? कॉनोट। और किसने बोला है कि लीडर फॉर्म होती है? स्टैकल बर्ग। ठीक है। प्राइस लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है यार इस मार्केट का। अलग अलग टाइप की प्राइस लीडरशिप्स होती है। प्राइस लीडरशिप यानी कि एक मेन फर्म है और बाकी बेचारी सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं। अब प्राइस लीडरशिप तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहले, प्राइस लीडरशिप बाय अ डोमिनेटिंग फर्म। बाय अ डोमिनेंट फर्म। प्राइस लीडरशिप बाय अ डोमिनेंट फर्म। दूसरी है प्राइस लीडरशिप बाय अ लो कॉस्ट फर्म। प्राइस लीडरशिप बाय अ लो कॉस्ट फर्म। तीसरा है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। यार नाम से समझो। सबसे पहले, अगर कोई ऐसी फर्म है जिसका बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है,
पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर वही फर्म रखती है और वो प्राइस डिसाइड कर रही है। उसने प्राइस डिसाइड कर दिया, बाकी जो बेचारी छोटी छोटी फर्म्स बची हैं उनको सिर्फ फॉलो करना है। अगर वो सिर्फ फॉलो करती है तो बच्चा, ये जो डोमिनेटिंग फर्म होती है ना, जो प्राइस डिसाइड कर रही है, वो प्राइस इस तरह से डिसाइड करती है कि वो छोटी फर्म्स का नुकसान ना हो। वो फॉलो करती है फिलॉसफी ऑफ लिव एंड लेट लिव। एग्जाम में आ चुका है। लिव एंड लेट लिव फिलॉसफी कौन से प्राइस लीडरशिप में फॉलो होगी? इट इज प्राइस लीडरशिप बाय अ डोमिनेंट फर्म। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है प्राइस लीडरशिप बाय अ लो कॉस्ट फर्म। तुम्हारी फर्म है जो सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर लेती है, सबसे कम कॉस्ट पे। तो नाउ यू आर अगेन बिकमिंग अ प्राइस लीडर। अगर ऐसा है तो तुम डिसाइड करोगे प्राइस, लेकिन अगेन तुम इस तरह से प्राइस डिसाइड करोगे कि बेचारी छोटी फर्म्स का नुकसान ना हो। तो दैट इज प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। तो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या होती है? जब कोई एक्सपीरियंस्ड फर्म, जब कोई एक्सपीरियंस्ड फर्म डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है? प्राइस। और छोटी छोटी फर्म्स फिर से इसे फॉलो कर रही है, तो उसे बोला जाएगा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। वापस से बोले, तीन तरह की प्राइस लीडरशिप कौन कौन सी है? डोमिनेंट फर्म, लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप, और तीसरा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। इसमें एक्सपीरियंस फर्म है बैरोमेट्रिक, किसमें सबसे कम कॉस्ट वाली फर्म है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप, और किसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाली है डोमिनेंट फर्म। लिव एंड लेट लिव फिलोसफी कौन सी फॉलो कर रही है? प्राइस लीडरशिप है डोमिनेंट फर्म। ठीक है, क्या बैरोमेट्रिक यानी एक्सपीरियंस फर्म, एक्सपीरियंस फर्म इज अ प्राइस लीडर। ठीक है, कमिंग ऑन टू डिमांड कर्व, कैसा होगा डिमांड कर्व इन एन ओलिगोपोली मार्केट? बच्चा, डिमांड कर्व जो होता है ना, डिमांड कर्व, ये डिसाइड करता ना बड़ा मुश्किल है थिंक में, ओलिगोपोली में। क्यों? क्योंकि कभी इनइलास्टिक डिमांड रहेगी, कभी इलास्टिक डिमांड रहेगी। आई टेल यू हाउ। यहाँ पे जो तुमको सिलेबस में कवर्ड है वो कौन सा डिमांड कर्व है? किंग डिमांड कर्व। कौन सा है? किंग डिमांड कर्व। बेटा, दिस वाज गिवन बाय स्वीजी। किसने दिया है? स्वीजी। स्वीगी मत लिख लेना नींद में, इट इज स्वीजी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम। किसने दिया है किंग डिमांड कर्व का फंडा? इट इज स्वीजी। तो क्या बोल रहे हैं सुनिजी? अभी तुमको ग्रुप बिहेवियर में वो बात समझाइए, सेम बात इसने ग्राफ की मदद से समझाई है। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इसके अलग अलग डिमांड कर्व्स दिए हैं। तुम्हारे सिलेबस में तो केवल स्वीजी का है। प्राइस क्वांटिटी, अब सुनो ना, स्वीजी बोलता है कि से फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, पेप्सी ने प्राइस डिसाइड करी है 40 रुपए। उसकी जो रेगुलर बॉटल है वो 40 रुपए की मिलेगी। ठीक है, अब ये 40 रुपए से स्मॉल डी, स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी है ना। हाँ, डॉटेड लाइन तुमको नहीं बनानी है, मैं तुमको कुछ बता रही हूँ बस उसकी मदद से। बेसिकली किंग ने, सॉरी स्वीजी ने जो किंग डिमांड कर दिया है उसके हिसाब से उसका डिमांड कर्व दो डिमांड कर्व से मिलके बन रहा है, दो डिमांड कर्व से मिलके बन रहा है। एक इलास्टिक है, एक इनइलास्टिक है। जो फ्लैट बनेगा वो कैसा है?
जो फ्लैट है वो कैसा है? इलास्टिक है। तो जो स्टीप बन रहा है वो कैसा है? इन इलास्टिक है। ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये डॉटेड लाइंस बता रही हूँ। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिमांड कर्व्स। एक हिस्सा इलास्टिक है, एक इन इलास्टिक है। पेप्सी अपनी रेगुलर साइज की बॉटल 40 रुपए रखा हुआ था, और कोक ने भी इतना ही प्राइस रखा था, जो उसका राइवल है। पेप्सी अगर अचानक से प्राइस बढ़ाता है, बढ़ाई पेप्सी ने प्राइस, अरे बोलो बढ़ाई क्या? 40 से कर दी 45, क्या कोक उसे फॉलो करेगा? फॉलो करेगा। प्राइस राइज को कॉम्पिटिटर फॉलो भी करता है? नहीं। कॉम्पिटिटर आपको फॉलो नहीं करेगा। अगर कॉम्पिटिटर आपको फॉलो नहीं कर रहा है, दिक्कत दिक्कत बहुत बड़ी हो गई है। आपके डिमांड कर्व पे ये प्राइस यहीं पे इंटरसेक्ट करी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, पेप्सी ने प्राइस बढ़ाई, पेप्सी का डिमांड बहुत ज्यादा गिर गया। दैट शोज कि उस प्राइस के ऊपर डिमांड इलास्टिक है। ठीक है। तो पेप्सी सोच रहे है तो मेरा ही नुकसान हो गया, दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस बढ़ाया ही नहीं, तो मेरा मार्केट शेयर अचानक से कम हो गया है। तो वो सोचता है मैं प्राइस गिराता हूँ। पेप्सी ने 40 रुपए वाले बॉटल की प्राइस कर दी 35 रुपए, 35 रुपीज। जैसे ही उसने ऐसा किया, क्या उसके कॉम्पिटिटर कोक ने उसे फॉलो कर लिया? हाँ। अब कोक ने जैसे ही उसे फॉलो किया, ये डिमांड कर्व पे इंटरसेक्ट हुआ है इस पॉइंट पे, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ नीचे तक। प्राइस तो इतने बड़े लेवल से गिरी थी, लेकिन डिमांड तो जरा से ही सही बढ़ी, क्योंकि जैसे ही उसने गिराया, उसके कॉम्पिटिटर ने भी उसको फॉलो कर लिया। यानी कि जब तुम प्राइस गिराते हो तो तुम्हारा डिमांड इलास्टिक है, और जब तुम प्राइस बढ़ाते हो तो तुम्हारा डिमांड इलास्टिक है। ये तो दिक्कत हो गई क्या, है ना? ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली ऊपर का हिस्सा इलास्टिक डिमांड बता रहा है, नीचे का हिस्सा इनइलास्टिक डिमांड बता रहा है। दोनों ही सिचुएशन में फर्म को नुकसान है। तो जनरली फर्म अपनी प्राइस चेंज ही नहीं करती है, करती ही नहीं है। उसे क्या बोला जाता है? प्राइस रिजिडिटी। प्राइस वहां चिपक जाती है, उसे बोला जाता है प्राइस स्टिकीनेस भी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस स्टिकीनेस। एंड इसी को बोला जाता है किंक। ना तो फर्म प्राइस बढ़ाती है और ना ही प्राइस कम करती है। दिस इज नोन एज किंक डिमांड कर्व, जो रिप्रेजेंट करता है प्राइस रिजिडिटी। 15-20 बार आ गया क्वेश्चन एग्जाम में। किंक डिमांड कर्व बताता क्या है? आंसर इज प्राइस रिजिडिटी। प्राइस एक जगह चिपक गई है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। रिपीट करें। ओके। ऑलिगोपॉली में कितने सेलर्स है? फ्यू सेलर्स है। क्या यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है? हाँ या ना? हाँ, एडवर्टाइजमेंट का सबसे हेवी खर्चा अगर किसी मार्केट में, तो वो ऑलिगोपॉली है। ऑटोमोबाइल डीलर्स को देखा, बड़े बड़े सेलर्स को लेके, कोल्ड ड्रिंक वालों को देखा, बड़े बड़े सेलर्स को लेके एड्स निकालते हैं। तुमने केस स्टडी देखी होगी, जितने में ये कोल्ड ड्रिंक्स बनते नहीं, उससे ज्यादा में इनके एड्स में लग जाते हैं। करेक्ट। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे का तुम देते हो बेसिकली पैसा। एम आई क्लियर? फिर बताएं, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है या नहीं? ग्रुप बिहेवियर का इंपॉर्टेंस है या नहीं? यहाँ पे किंग डिमांड कर्व होता है, जो किसने दिया है? स्वीजी। ओके, स्वीजी ने दिया है। किंग के ऊपर इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक डिमांड? इलास्टिक। और किंग के नीचे इनइलास्टिक। प्राइस राइज फॉलो करते हैं या नहीं कॉम्पिटिटर्स? नहीं करते, लेकिन प्राइस स्मॉल इज फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। किंग डिमांड कर्व क्या फिनोमिना बताता है ओलिगोपॉली का? प्राइस रिजिडिटी, प्राइस स्टिकीनेस। एम आई क्लियर? ठीक है। कौन सी ओलिगोपॉली में फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है? ओपन। ओपन। माय गॉड। और किसमें प्राइस आउटपुट मिलकर डिसाइड हो रहा है? कोल्यूसिव। ठीक है। हाँ, सॉरी, सॉरी, ऑर्गेनाइज बोलना है तुम्हें, ऑर्गेनाइज बोलना है। ठीक है। कंपटीशन अवॉइड कर रहे हैं, कंपटीशन अवॉइड कर रहे हैं, कोल्यूसिव। ठीक है। जहाँ पे एक मार्केट लीडर है,
पार्शियल पार्शियल ठीक है फिर बताओ जहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट्स है दैट इज परफेक्ट या प्योर होने वाली अरे ठीक है क्या ओके हाँ अब आ जाते हैं चार टर्मिनोलॉजीज तुमको देके रखिए एट द एंड सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डिओपोली ये तो तुम बताओगे यार दो ही सेलर है अगर पूरे मार्केट में तो उसे डिओपोली बोलते हैं बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल कैन बी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स बोइंग और एयरबस दो ही है फिर दूसरा मोनोक्सोनी मोनोपोली एक सेलर मोनोक्सोनी एक बायर एग्जाम में ध्यान से देखना मोनोपोली दिया है मोनोक्सोनी दिया ठीक है अभी पूछा गया था शायद मोनोक्सोनी और बच्चे गलती से मोनोपोली इंटरप्रेट कर दिया ऐसा भी गलती हो जाता है ओके पॉलीगॉक्सोनी क्या है फिर फ्यू बायर्स फ्यू बायर्स दो से 10 जनरली 2 to 10 बायर्स ये बहुत बार आ गया है ये मैंने एमटीपी में भी बहुत बार देख लिया बायलेटरल मोनोपोली एमटीपी में तो मल्टीपल टाइम्स आ गया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से मोनोपोली है कैसे एक बायर एंड एक सेलर सिंगल बायर सिंगल सेलर दैट इज नोन एज बायलेटरल मोनोपोली बताएं 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 हाँ ये चैप्टर में तो नहीं बोइंग BOEING एंड एयरबस AIRBUS ड्यूपोली ड्यूपोली में दो सेलर्स है कौन से मार्केट में एक सेलर है मोनोपोली एक बायर है मोनोक्सोनी 2 से 10 सेलर्स है ऑलिगोपोली और 2 से 10 बायर्स है ऑलिगोप्सोनी ठीक है ध्यान से सुने प्लीज दो सेलर्स है दो सेलर है ड्यूपोली एक बायर है एक सेलर है बायलेटरल मोनोपोली इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म मेरा काम खत्म तुम्हारा